हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है हमारा एनालिटिकल टेक्निक्स जो थी उसी का एक वो जो सीरीज़ हमने बना रही थी उसी के आगे का एक टॉपिक आज हम लेके चलेंगे, वो है नेटिव पेज। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक टॉपिक बना रखा है, एक टॉपिक के ऊपर वीडियो जो है एसडीएस पेज, उसी से कुछ मिलता जुलता आपका नेटिव पेज भी है, उसी से मिलता जुलता कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे नेटिव पेज का भी है। तो एक बार जल्दी से उसको ब्रश अप कर लेते हैं और उसके बाद नेटिव पेज के ऊपर चलेंगे। तो एसडीएस पेज में क्या होता था, आपको याद होगा एसडीएस क्या था, एक एनायनिक डिटर्जेंट था। अब डिटर्जेंट का काम क्या होता है, इस एनायनिक डिटर्जेंट या एसडीएस पेज का क्या, एसडीएस का काम क्या था, वो उस पूरे प्रोटीन के ऊपर एक यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर देता था। द नेगेटिव यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज वाज प्रोवाइडेड ऑन द कंप्लीट प्रोटीन। तो ये काम था एसडीएस पेज का, यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर देता था। और यहाँ पे हम लोग एसडीएस पेज जब रन कर रहे थे, तो जब अपना सैम्पल प्रिपेयर करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द सैम्पल, जो प्रोटीन प्रिपेयर कर रहे हैं जिसको आपको रन करना है जेल के ऊपर, उस सैम्पल के साथ हम रिड्यूसिंग एजेंट्स मिक्स करते थे और साथ में ही उस जेल के अंदर भी रिड्यूसिंग एजेंट मिक्स रहता था। तो अगर आपको याद हो तो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स मैंने वहाँ पर भी बताए थे, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल आप यूज़ करते थे और डाईथायोथ्रीटॉल भी कई बार यूज़ होता है। तो बीटा मरकैप्टो इथेनॉल या डाईथायोथ्रीटॉल रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, अगर आपको याद हो तो रिड्यूसिंग एजेंट सिंपली मीन्स जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है उसमें कई दफ़ा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स मौजूद रहते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स मतलब सिस्टीन और सिस्टीन के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, डाइसल्फाइड लिंकेज या डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। तो अगर ये दो सिस्टीन, मतलब एक ऐसी चेन है, अगर इस तरीके के प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, मान लीजिए यहाँ पे एक सिस्टीन है और यहाँ पे एक सिस्टीन है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ये बॉन्ड बनाए हुए हैं, डाइसल्फाइड लिंकेज बनाए हुए हैं। तो इस केस में हम एसडीएस पेज में क्या करते थे कि इस डाइसल्फाइड लिंकेज को यहाँ पे ब्रेक करना होता था हमको, क्योंकि वी वांटेड अ लीनियर स्ट्रक्चर। हम चाहते थे कि ये एक पूरा कंप्लीट लीनियर स्ट्रक्चर हमें मिल जाए, और तो और एसडीएस पेज इस लीनियर स्ट्रक्चर पे यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर देता था। तो इसको लीनियर बनाने के लिए, दैट मीन्स यहाँ पे जो डाइसल्फाइड लिंकेज थी, इसको ब्रेक करने के लिए वी यूटिलाइज्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स जो कि बीटा मरकैप्टो इथेनॉल और डाईथायोथ्रीटॉल हुआ करते थे। तो इंट्राचेन और इंटरचेन डाइसल्फाइड लिंकेज को ये ब्रेक कर देते थे। इंट्राचेन मतलब एक ही चेन के अंदर, और इंटरचेन मतलब अगर उस प्रोटीन के अंदर एक से ज़्यादा चेन्स हैं, दैट मीन्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर भी मतलब वो भी डाइसल्फाइड बॉन्ड जो लिंकेज है वो टूट जाया करती थी। तो कोई भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या कोई भी टर्चरी स्ट्रक्चर बाकी नहीं रहता था, वो सब का सब लीनियराइज हो जाता था। तो ये क्लियर हो गया होगा एसडीएस पेज के बारे में। तो इससे क्या होता था कि ये जो भी प्रोटीन आपका हुआ करता था वो अपने सिर्फ और सिर्फ मास के बेसिस पे रिजॉल्व हो जाया करता था, सिर्फ और सिर्फ मास के बेसिस पे, क्योंकि उसका चार्ज हम कंसिडर नहीं कर रहे थे और उसका शेप भी कंसिडर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सभी में जो शेप था वो लीनियर हो जा रहा है। सभी में शेप क्या हो जा रहा है, लीनियर हो जा रहा है, क्योंकि आप रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसलिए एवरी प्रोटीन बिकम्स अ लीनियर स्ट्रक्चर। कोई भी क्वाटरनरी या टर्चरी स्ट्रक्चर बाकी नहीं रह जाता था। ये पेज की कहानी थी। फाइनल जो सेपरेशन हो रहा था वाज बेस्ड अपॉन द मास ऑफ द प्रोटीन, ये था। नेटिव पेज किस तरीके से अलग है या नेटिव पेज में क्या होता है, इसको समझते हैं। प्रोटीन्स यहाँ पे सेपरेट आउट हो रहे हैं, प्रोटीन्स गेट सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट चार्ज। उस प्रोटीन के ऊपर कितना नेट चार्ज है उसके बेसिस पे, क्या साइज है प्रोटीन का, दैट मीन्स मास क्या है, और तो और उसके शेप के बेसिस पे भी। मतलब हम ये तीनों पैरामीटर्स के बेसिस पे नेटिव पेज के अंदर सेपरेशन करते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? तो देखिए, इस नेटिव जेल के अंदर हम लोग रनिंग जब कर रहे हैं जेल की, तो उस समय वी नो दैट वी आर यूजिंग बेसिक बफर्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्कलाइन बफर्स का यूज़ कर रहे हैं या बेसिक बफर्स का यूज़ कर रहे हैं। और मैं ऑलरेडी पहले समझा चुका हूँ कि जैसे आप बेसिसिटी बढ़ाते हैं, बेसिसिटी बढ़ाएंगे
तो क्या होगा कि जो प्रोटीन्स हैं वो आपके क्या करेंगे कि नेगेटिव चार्ज लेने लगते हैं, नेगेटिव चार्ज लेने लगते हैं। अब जैसे आप बेसिसिटी बढ़ाइए, सपोज करिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं ये प्रोटीन यहाँ पे बना रहा हूँ, ये C है, ये आपका COOH है, ये आपका NH3+ है, ठीक है। ये केस है। जब आप इसमें धीमे 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 pH बहुत बढ़ाते चले जाते हैं तो क्या होगा, व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द pH अ लॉट, क्योंकि आप यहाँ पे अल्कलाइन बफर्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे बेसिक बफर्स यूज हो रहे हैं, तो जब आप यहाँ का pH बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, एल्कलिनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है, ये NH3+ जो है ये भी अपना प्रोटॉन लूज कर देता है, तो ये क्या बन जाता है, NH2, इसके ऊपर अब कोई भी चार्ज नहीं रहता, और ये C, और ये भी अपना प्रोटॉन लूज कर देता है, और ये क्या बन जाता है, COO-। तो ये हो जाता है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे नेट चार्ज, और ये जो H और R जैसा था वो तो रहता ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ऐसा ही कुछ केस हर अमाइनो एसिड के साथ होता है। तो यही चीज़ मैंने लिखी हुई है कि प्रोटीन्स कैरी अ नेट नेगेटिव चार्ज। ज़्यादातर प्रोटीन्स क्या हो जाते हैं, एक नेट नेगेटिव चार्ज लिए रहते हैं, ठीक है। दैट मीन्स इस हर एक प्रोटीन के ऊपर, अपने प्रोटीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज ज़रूर होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका कन्फिगरेशन क्या है या किस अमाइनो एसिड से बना हुआ है, बट नेगेटिव चार्ज रहता है इन जनरल सभी प्रोटीन्स के ऊपर। बट कुछ प्रोटीन्स के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, कुछ प्रोटीन्स के ऊपर कम नेगेटिव चार्ज होगा। जिन प्रोटीन्स के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने क्या किया है, इस नेगेटिविटी की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो पहला केस तो ये हो गया, मतलब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इज इंक्रीजिंग, व्हाट विल हैपन, इट विल लीड टू फास्टर माइग्रेशन। जितना ज़्यादा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, वो उतना ज़्यादा माइग्रेट करेंगे। किस टर्मिनल पे माइग्रेट कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव उतनी तेज़ी के साथ पॉजिटिव टर्मिनल पे तरफ माइग्रेट करेंगे, ठीक। अब बाकी ये जो चार्ज की केस थी वो तो हमने समझा दी कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज किस तरीके से सेपरेशन होगा, ये तो मैंने यहाँ पे नेट चार्ज के बेसिस पे समझा दिया। नेक्स्ट जो केस है वो सीविंग इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, जेल सीविंग इफेक्ट। मतलब क्या हो गया, आपको पता है कि जेल में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। जैसे एसडीएस पेज में हो रहा था वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, जेल में पोर्स होते हैं और उन पोर्स के थ्रू आपके ये प्रोटीन्स जो है वो पास करते हैं। जितना हैवी प्रोटीन होगा वो उतना ही ऊपर रह जाएगा, जितना लाइट प्रोटीन होगा वो उतने तेज़ी के साथ नीचे आ जाता है, यही केस होता है। तो स्मॉलर प्रोटीन्स को क्या होता है, कम फ्रिक्शन महसूस करना पड़ता है, इसलिए वो ज़्यादा नीचे तक माइग्रेट कर जाते हैं। और जो लार्जर प्रोटीन्स होते हैं उनको ज़्यादा फ्रिक्शन महसूस करना पड़ता है, इसलिए वो कम दूर तक माइग्रेट करते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि जब अपन लोग जेल बनाते हैं तो अगर ये आपका एक जेल, अगर स्ट्रक्चर इस तरीके का है जेल का, और यहाँ पे आपने लोडिंग करी हुई है, तो व्हाट हैपन्स कि जो लाइटर प्रोटीन्स होते हैं वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं, लोअर एंड तक पहुँच जाते हैं, और जो हैवियर प्रोटीन्स होते हैं वो ऊपर तक ही रह जाते हैं। इस तरीके के बैंड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जिसने ज़्यादा माइग्रेट कर लिया दैट मीन्स वो लाइटर था, जिसने कम माइग्रेट किया दैट मीन्स वो हैवियर बैंड था, हैवियर प्रोटीन था। तो ये कहानी हो गई। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और समझना चाहते हैं। तो ये तो मास के बारे में हो गया, हम लोगों ने देख लिया कि चार्ज, नेट चार्ज का क्या रोल है, और इसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे प्रोटीन का साइज़ या प्रोटीन कितना बड़ा है या प्रोटीन का मास कितना ज़्यादा है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने देखा कि ये नेटिव जेल अगेन सेपरेट करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप कोई भी रिड्यूसिंग या डीनेचरिंग बफर सॉल्यूशन यूज़ नहीं करते, दैट इज़ अनलाइक द एसडीएस पेज। एसडीएस पेज में क्या होता था, अब वहाँ पे एक डीनेचरिंग बफर यूज़ करते थे, या इसको आप कह सकते हैं एक रिड्यूसिंग बफर यूज़ करते थे, जिसकी वजह से प्रोटीन लीनियराइज हो जाता था, जिसकी वजह से उसका शेप हम कंसिडर नहीं करते थे। शेप क्या हो जाता था, सबका सेम हो जाता था, लीनियर हो जाता था। बट यहाँ पे हम कोई भी रिड्यूसिंग या डीनेचरिंग सैम्पल बफर नहीं यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से नेटिव चार्ज तो पहले ही से ही प्रिजर्व था, और अब इसका शेप भी
मायने रखेगा। तो कौन कौन सी चीज़ें हो गई, देखिए प्रोटीन यहाँ पे नेटिव जेल में प्रोटीन्स किस किस बेसिस पे सेपरेट हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज मैंने दिखाया, मास मैंने यहाँ पे दिखाया, और शेप, क्योंकि शेप इसलिए यहाँ पे क्योंकि आप नॉन रिड्यूसिंग या नॉन डीनेचरिंग सैम्पल बफर यूज़ कर रहे हो, इसलिए ये शेप भी मायने रखेगा इसका यहाँ पे। तो नेटिव पेज रिजॉल्व्स प्रोटीन्स ऑफ सेम मॉलिक्यूलर वेट। तो याद करिए 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने बताया था कि वो भी एक टेक्निक ऐसी है जिसमें लगभग अगर सेम मॉलिक्यूलर वेट होगा तो उसमें दो प्रोटीन्स रिजॉल्व किए जा सकते हैं। तो सेम केस यहाँ पर भी है कि अगर प्रोटीन्स का मॉलिक्यूलर वेट लगभग सेम है तो भी आप उसको इस टेक्निक से रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मॉलिक्यूलर वेट सेम हो बट चार्ज अलग होगा, बट उसका जो शेप होगा वो अलग होगा। तो क्योंकि आप यहाँ पे 3 पैरामीटर साथ में लेकर के चल रहे हो तो यू कैन ईजिली सेपरेट व्हेन इवन द मॉलिक्यूलर वेट इज कंपेरेबल, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये कहानी हो गई पूरी। अब इसी का एक वेरिएंट है, नेटिव पेज का ही एक और वेरिएंट है जिसको आप ब्लू नेटिव पेज बोलते हैं। ब्लू नेटिव पेज, देखिए ये ब्लू नेटिव पेज पूरा एक डाई के ऊपर डिपेंडेंट है जो कि है एनायनिक डाई। इस डाई का नाम क्या है, कुमासी ब्रिलियंट ब्लू। ठीक है, ये काम क्या करता है, जैसे SDS पेज काम करता था कि वो पूरे प्रोटीन के ऊपर एक लीनियर नेगेटिव चार्ज दे देता था, और तो और क्या करता था, साथ ही साथ डिटर्जेंट था तो वो डीनेचर करने का काम करता था। तो यहाँ पे मैंने बताया भी था आपको कि ये यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज भी प्रोवाइड करता है और साथ साथ में डीनेचरिंग और रिड्यूसिंग में अंतर क्या होता है ये समझ लीजिए। रिड्यूसिंग का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक करना, और डीनेचर करने का मतलब जो बाकी बॉन्ड्स हैं, आपको पता भी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन होता है, वैंडर वॉल होता है, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज आयनिक जो इंटरैक्शन होता है वो भी होता है। तो इन सारी इंटरैक्शंस को ब्रेक करना, बट नॉट ब्रेकिंग द रिड्यूसिंग, जो डाइसल्फाइड लिंकेज होते हैं उसको ब्रेक करने की ताकत नहीं होती, बट हाँ इसको डीनेचर कह सकते हैं, डीनेचरिंग कर सकता है ये प्रोटीन्स की। ठीक है, तो वो वाले बॉन्ड तोड़ सकता है। रिड्यूसिंग के लिए आप बीटा मरकैप्टो इथेनॉल और डाइथायोथ्रीटॉल यूज़ करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुमासी ब्रिलियंट ब्लू यूज़ किया जाता है और SDS पेज की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। SDS पेज अगेन आप यूज़ नहीं करते, यहाँ पे सेपरेशन साइज़ और शेप के बेस पे हो जाता है। शेप मतलब जैसे अगेन क्योंकि आप यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ नहीं कर रहे, और साइज़ मतलब जो मास है उसके बेसिस पे यहाँ पे जो रिजोल्यूशन है वो हो जाता है। बहुत ही हाई रिजोल्यूशन है, आप कम छोटे से छोटा, जैसे आप देख भी सकते हो 10 किलो डाल्टन से 10 MDA तक का आप प्रोटीन के साइज़ को रिजॉल्व कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे, अच्छा एनायनिक डाई जो कुमासी ब्रिलियंट ब्लू है वो अपने हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस की वजह से, बिकॉज इट इज़ हैविंग हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, इट कैन बाइंड टू द प्रोटीन्स, वो प्रोटीन से आसानी से बाइंड कर सकता है। प्रोटीन आप जान रहे होंगे, प्रोटीन से डायरेक्टली आसानी से बाइंड कर जाता है, तो आपको ब्लू सा बैंड नज़र आने लगता है। और बाइंडिंग ऑफ डाई, जब डाई बाइंड कर जाता है, क्योंकि ये एनायनिक डाई है, बाइंड करता है तो उसके साथ साथ में प्रोटीन के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में, प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी जो वाटर में होगी वो इंक्रीज हो जाती है आफ्टर बाइंडिंग ऑफ दिस डाई। CBB खुद पानी में सॉल्युबल है, तो जैसे ही प्रोटीन से बाइंड करता है तो वो प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी वाटर में इंक्रीज कर देता है। इस टेक्निक में आपको कोई डिटर्जेंट रिक्वायर नहीं होता। तो बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो डिटर्जेंट के लिए सेंसिटिव होते हैं और डिटर्जेंट के कांटेक्ट में आते ही टूट जाते हैं, बट ये क्योंकि आप यहाँ पे कोई डिटर्जेंट यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ डाई यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये टेक्निक या ये मेथड सेंसिटिव प्रोटीन्स के लिए आसानी से यूज़ किया जा सकता है। तो ये हो गया नेटिव पेज, और दूसरा टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया ब्लू नेटिव पेज, जो कि एक वेरिएंट है नेटिव पेज का, कुमासी ब्रिलियंट ब्लू यूज़ करके यहाँ पे जो पूरा टेक्निक है वो की जाती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट पूरा नेटिव पेज के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं देना चाहता हूँ। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इंट्रोडक्शन टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स नाम का कोर्स हम लोग ऑलरेडी रन कर रहे थे, बट रिसेंटली हमने एक नया कोर्स भी लॉन्च किया है, कंप्लीट कोर्स ऑन
कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइनिंग, ये हमने अभी भी लॉन्च किया है। तो उसके लिए भी इनरोलमेंट शुरू हो चुका है। अगर आप चाहते हैं ड्रग डिज़ाइनिंग के बारे में सीखना, ऑटोडॉक किस तरीके से काम करता है, ऑटोडॉक से डॉकिंग करना सीखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर उस कोर्स में इनरोल करें। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और प्रैक्टिकल्स उसमें अच्छे से बताए गए हैं उस कोर्स में, तो आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।